हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन पर। दोस्तों, हम एक बार फिर से स्क्विड गेम को एक्सप्लेन करने वाले हैं और जो हमने ऑलरेडी पहला पार्ट कर लिया था, अब ये स्क्विड गेम का सीजन 1 का दूसरा भाग है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ताकतवर प्लेयर्स कमजोर प्लेयर्स को मारने लगते हैं और तब सियोंग और उसके साथी किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। पर कुछ टाइम बाद सिक्योरिटी गार्ड आकर उस झगड़े को रोक लेती है, लेकिन तब तक यहाँ बहुत लोग मर चुके थे। अब यहाँ सिर्फ 80 प्लेयर्स ही बचे थे और जो प्लेयर्स मर चुके थे उनके हिस्सों के पैसे को उस जार में डाल दिया जाता है। फिर अगले दिन सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है और सभी प्लेयर्स को 10 लोगों की टीम बनाने को बोला जाता है। जैसे कि जैंग पहले से जान गया था कि आज उन्हें गेम खेलना होगा, इसलिए वो उस कमरे में मौजूद सारे ताकतवर प्लेयर्स को लेकर एक टीम बना लेता है। साथ ही वो अपने टीम से एक मेन्यू नाम की लड़की को निकाल देता है। मेन्यू उसके टीम से निकाले जाने पर जैंग के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। उसके बाद वो लास्ट में सियोंग की टीम से जुड़ जाती है, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि तब तक बाकी सभी टीमें बन चुकी थी और यहाँ सियोंग की टीम सबसे ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि उसकी टीम में एक बूढ़ा आदमी और 3 कमजोर लड़कियां थी। अब थोड़ी देर बाद उनका अगला गेम शुरू हो जाता है और उस गेम का नाम होता है टग ऑफ वॉर, यानी रस्सी खींचने का कंपटीशन। इस गेम को खेलने के लिए उन सबको एक ऊंचे से ब्रिज के ऊपर लाया जाता है, जिसके बीच का हिस्सा पूरी तरह से खाली होता है। इस टीम में रस्सी को पकड़कर दोनों टीमों को अपने आमने सामने खड़ा होना होता है और उस रस्सी को अपनी तरफ खींचकर सामने वाली टीम को गिराना होता है। जो टीम उस रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा वो टीम इस गेम को जीत लेगा और दूसरी टीम ब्रिज से गिरकर मारी जाएगी। अब हम देखते हैं कि पहला गेम शुरू हो जाता है। गैंग और उसकी टीम काफी आसानी से उस राउंड को जीत जाते हैं, क्योंकि उनके टीम में ऑलरेडी बहुत सारे ताकतवर प्लेयर्स थे। अब अगला राउंड सियोंग और उसकी टीम का था, जो इस गेम को लेकर पहले से ही इतने टेंशन में थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि उनकी टीम सबसे ज्यादा कमजोर थी और इस गेम को जीतने के लिए उन्हें शक्तिशाली लोगों की जरूरत थी, लेकिन है तो नहीं एक भी। अब उस टीम में मौजूद बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बचपन में इस गेम का चैंपियन था और इस गेम के बारे में मैं सारी चीजें जानता हूँ और मैं ऐसे कुछ सीक्रेट तकनीकी भी जानता हूँ जिससे कमजोर होने के बाद भी इस गेम को जीत सकते हैं हम। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने टीम के लोगों से बोलता है कि उन्हें किस तरह से इस गेम को खेलना चाहिए। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की तरकीब से वो लोग जीत जाते हैं और उनकी टीम को जीतता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे बुढ़ाऊ। अब गेम खत्म होने के बाद सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं जाता। वो हर दिन की तरह वहाँ के सारे सर्वेंट्स के साथ आज के गेम में मारे गए सारे प्लेयर्स के बॉडी से ऑर्गन्स निकालने का काम कर रहा था। अब डॉक्टर के पास मौजूद सारे गार्ड में से वो पुलिस ऑफिसर भी छुप छुप कर वहाँ आता है और यहाँ होने वाली सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है कि चल क्या रहा है यहाँ। वहीं बाकी सारे गार्ड्स एक डेड बॉडी को लेकर बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। असल में कुछ दिन पहले वो लोग एक ऐसी डेड बॉडी लाए थे जिसके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी थी। अब ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर मारे गए प्लेयर्स के बारे में गार्ड से पूछने लगता है, जो सुनकर बाकी सारे गार्ड्स को थोड़ा शक होता है और वो बोलते हैं, तुम आज इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो भाई, उस दिन तो काम करते समय तुम हमारे साथ थे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर का काम कंप्लीट हो जाने पर वो लोग उन ऑर्गन्स को लेकर बाहर बेचने के लिए चले जाते हैं और इस काम को करने की जिम्मेदारी दी गई थी नंबर 28 और 29 को। इधर गार्ड नंबर 29 को मारकर वो पुलिस ऑफिसर उसकी जगह पर आया था। अब एक सीक्रेट रास्ते से उन ऑर्गन्स को बेचने के लिए वो लोग निकलने लगते हैं। तभी वो पुलिस ऑफिसर उस गार्ड के सिर पर बंदूक रखकर उससे बोलता है, अंदर तुम जिस प्लेयर को लेकर हंसी मजाक कर रहे थे वो असल में मेरा भाई था। तब वो गार्ड थोड़ा डरकर बोलता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, हम जिसको लेकर बात कर रहे थे वो एक लड़की थी। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करूं। जिस पर गार्ड बोलता है कि तुम हमारे बॉस के कमरे में चले जाओ, वहाँ हर एक प्लेयर का नाम, तस्वीर और बाकी डिटेल्स दिए हुए हैं और सामने के सीक्रेट रास्ते से ही तुम हमारे बॉस के कमरे में जा सकते हो। और ये जानने के बाद पुलिस ऑफिसर उस गार्ड को वही मार देता है। इधर वो डॉक्टर उस दिन की तरह अपना काम कंप्लीट करके बाकी के गार्ड्स के पास जाता है और अगले दिन के गेम के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब वो गार्ड बोलते कि हम अभी अगले दिन के गेम के बारे में कुछ नहीं जान पाए हैं, इसलिए हम चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे अब। जिसे सुनकर वो डॉक्टर आग बबूला हो जाता है और वह मौजूद एक गार्ड के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और झगड़े में वो उस गार्ड को मारकर वहाँ से एक फील्ड की तरफ चला जाता है और उसे पकड़ने के लिए और एक गार्ड उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ वो डॉक्टर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसे अगले दिन कौन सा गेम खेलना है और अगर वो आगे से इस बारे में नहीं जान पाया तो उसके मरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिसके बाद वो गार्ड उस डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाकर अंदर ले जाने की कोशिश करता है। तब वह उन सबका लीडर फ्रंटमैन आता है और वो उस गार्ड को बोलता है, तुम अगर मारे गए प्लेयर्स के ऑर्गन्स बेचना ही चाहते हो तो तुम वो कर सकते हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस गेम का एक नियम है कि सारे प्लेयर्स को
यहाँ इक्वल मौका और इक्वल अधिकार दिया जाएगा और यहाँ हर एक प्लेयर को अपनी लाइफ बचाने का मौका दिया जाएगा। और तुम लोगों ने इस नियम को तोड़ा है। इतने दिनों से तुम अपनी सुविधा के लिए उस डॉक्टर को पहले से गेम के नियम बता रहे हो। और ये बात बोल के फ्रंटमैन उस एम्प्लॉय को वहीं मार देता है। फिर वहाँ मौजूद बाकी सब एम्प्लॉय उस डॉक्टर को भी गोली मार देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर सीक्रेट रास्ते से फ्रंटमैन के घर में घुस रहा है। फ्रंटमैन के घर में घुसकर वहाँ के सारे प्लेयर्स की फाइलों को चेक करने की कोशिश करता है। वो फ्रंटमैन उस सुरंग में एक और गार्ड की लाश को देखता है जिसको कुछ देर पहले ही उस पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था। ये देखकर फ्रंटमैन बहुत ही अच्छे से समझ जाता है कि वहाँ कोई तो छुप कर आया है और वो उन सब पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वहाँ बाकी सारे गार्ड्स उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर फ्रंटमैन के कमरे में घुसकर सारे खिलाड़ियों की फाइलों को ढूंढ लेता है, जिसमें उसे अपने भाई की फाइलें मिलती हैं। उसमें लिखा होता है कि उसका भाई 2015 में यहाँ खेलने आया था और इस गेम को जीत भी गया था। इधर अगले दिन सुबह दूसरे गेम के लिए सारे प्लेयर्स को अपने साथ एक पार्टनर चुनने के लिए बोला जाता है और यहाँ पर सारे प्लेयर्स अपने पसंद के लोग को अपने पार्टनर के हिसाब से चुन लेते हैं। सांगवू वहाँ अपने पार्टनर के लिए अली को चुनता है और सियोंग पार्टनर के तौर पर उस बूढ़े आदमी को चुनता है। अब हम देखते हैं कि गेम शुरू होने के बाद वहाँ के सारे प्लेयर्स को हाथ में एक छोटा सा बैग दिया जाता है जिसके अंदर 10 कांच की गोलियां होती हैं। अब सारे प्लेयर्स को अपने पार्टनर के साथ अपने इच्छा से कोई भी एक गेम खेलना होगा और इस तरह गेम खेलते खेलते जो अपने पार्टनर से सारे गोलियां ले लेगा वो जीत जाएगा और साथ ही जो पार्टनर हार जाएगा उसे वहीं पर शूट कर दिया जाएगा। जिसका मतलब हुआ कि सभी प्लेयर्स को अपने पार्टनर के साथ नहीं बल्कि अपने पार्टनर के खिलाफ खेलना है। जिसे सुनकर सभी बहुत ही चिंतित हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से प्लेयर्स ने अपने पसंद के हिसाब से चुनकर लिया था उन्हें और कोई भी किसी भी तरह से अपने पार्टनर को हराना नहीं चाहता था। अब इस गेम को शुरू कर दिया जाता है जहाँ सांगवू अली के साथ खेलना शुरू करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद सांगवू अली के पास अपनी सारी गोलियां हार जाता है। पर अली के वहाँ से निकलने से पहले सांगवू उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। फिर वो अली से बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हम दोनों यहाँ से निकल सकेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें देख कर आना पड़ेगा कि यहाँ किस किस टीम में कितने प्लेयर्स बचे हैं। अली यहाँ गेम को पूरी तरह से जीत चुका था और वो चाहता तो उस गेम से निकल सकता था, लेकिन सांगवू की लाइफ बचाने के लिए वो उसके बातों के मुताबिक बाकी प्लेयर्स को देखना शुरू कर देता है और अली के साथ बात करते वक्त मौका देखकर सांगवू उसके गोली से भरे बैग को अपने पास रखकर छोटे छोटे पत्थर से भरा बैग दे देता है और अली यहाँ सांगवू पर इतना भरोसा करने लगता है कि एक बार भी उसने बैग को चेक नहीं की। अब अली जब यहाँ पर बाकी प्लेयर्स को देखता है तब सांगवू उसके गोलियों को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है, जिसका मतलब है कि सांगवू ने अपनी लाइफ बचाने के लिए अली को झूठ बोलकर उसे फंसा दिया था। दूसरी तरफ सियोंग जिस बूढ़े आदमी के साथ खेल रहा था, एक टाइम पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को हराकर उस गेम को जीतने ही वाला होता है कि तभी वो बूढ़ा आदमी अपने ब्रेन ट्यूमर के कारण याददाश्त खोने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर सियोंग उनकी सारी गोलियों को अपने पास रख लेता है। अब उस बूढ़े आदमी के पास बस एक ही गोली बचती है और इस गोली को लेने के बाद सियोंग ये गेम पूरी तरह जीत जाएगा। तब वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बोलता है कि मैं अब तक सब भूल जाने का नाटक कर रहा था, मैं देख रहा था कि तुम मेरे बुरे वक्त का फायदा उठाते हो या नहीं। और ये बोलने के बाद वो अपनी लास्ट गोली सियोंग को दे देते हैं और बोलते हैं कि इस गेम में आने के टाइम से ही तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और तुमने हर मौके पर मेरी मदद करने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त समझता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह इस गेम को जीतो। सियोंग सच में बहुत ही अच्छा इंसान है और लास्ट में वो सियोंग को गले लगकर उससे विदा लेता है। यहाँ सियोंग का भी मन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, इसलिए वो बूढ़े आदमी से सारी गोलियां लेकर घर से बाहर निकल जाता है। इधर सीवियर ने जिस लड़की को अपने पार्टनर के तौर पर चुना था, वो बोलते कि हम सब लास्ट में एक गेम खेलेंगे और इस गेम में जो हारेगा वो अपनी सारी गोलियां अपने पार्टनर को दे देगा, जिस पर सीवियर उसकी इस बात पर राजी हो जाती है और अब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सीवियर की पार्टनर से बोलती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरे पिता ने मेरी माँ का खून कर दिया था और एक दिन मौका देखकर मैंने अपनी माँ का बदला ले लिया। मैंने अपने पापा का खून कर दिया जिसकी वजह से मुझे जेल भेज दिया गया और अब मेरा कोई नहीं है। तब सीवियर उससे बोलती है कि मैं और मेरा परिवार एक दूसरे देश में रहते थे, लेकिन एक दिन मैं और मेरा भाई छुपकर इसी तरह इस देश में आ गए और जब मेरी माँ और पिता यहाँ पर छुपकर आने की कोशिश कर रहे थे तब मेरे पिता को गोली मार दी गई थी और मेरी माँ को फिर से उस देश में भेज दिया गया था और अब कैसे भी करके मैं अपनी माँ को इस देश में लाना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने भाई को एक अनाथ आश्रम में रखकर तरह तरह से पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे माँ को इस देश में लाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है मुझे। अब जब समय खत्म होने वाला होता है तब दोनों आपस में गेम शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीवियर की पार्टनर यहाँ अपने इच्छा से हार जाती है। वो सीवियर को बोलती है यहाँ से निकलने के लिए कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा, मेरा खुद का कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम्हारा एक परिवार है और बहुत से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से तुम्हारा ही निकलना सही होगा। जिसे सुनकर सीवियर दुखी होकर वहाँ से रोते रोते चली जाती है।
दोस्तों ये सीन इस सीरीज का बहुत ही इमोशनल सीन में से एक है। इधर सारे प्लेयर्स को ढूंढने के बाद जब अली फिर से सांगवू के पास लौटकर आता है तब उसको पता चलता है कि सांगवू उसे वहां छोड़कर बहुत पहले ही उस घर से निकल चुका है। और जब वो अपना बैग खोलकर देखता है तो उसमें छोटे छोटे पत्थर भी भरे होते हैं, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि सांगवू ने उससे झूठ बोलकर सारी गोलियां चुरा ली हैं। अब सांगवू की वजह से उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो प्लेयर्स हार गए थे उन सबको मार दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रंटमैन के कमरे में मौजूद टेलीफोन में एक कॉल आता है और वहाँ बोला जाता है कि सारे वीआईपी गेम को देखने यहाँ पहुँच गए हैं। और तब उसके बाकी गार्ड्स उसे वॉकी टॉकी देकर बताते हैं कि समुद्र के पास उन्हें एक बॉडी मिली है। ये सुनकर फ्रंटमैन लाश को देखने समुद्र के पास जाता है और ये वही एम्प्लॉय होता है जिसे मारने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उसकी ड्रेस पहनकर यहाँ गार्ड के भेष में घूम रहा है। अब ये लाश देखने के बाद उनको लगता है कि शायद ये वो आदमी है जो अब तक उन पर छुप छुप कर नजर रख रहा था। वही फ्रंटमैन अपने कमरे में आकर एक स्पेशल तरह के मुखौटा पहने आदमी से बात करने लगता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि फ्रंटमैन का भी एक बॉस है, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल वो है। अब फ्रंटमैन उनको बोलता है कि सारे वीआईपी हमारे इस गेम को देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, जिस पर वो आदमी बोलता है कि अभी मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा, मेरी जगह तुम ही उन वीआईपी को हैंडल कर लो। अब फ्रंटमैन वो सारे वीआईपी को वेलकम करने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे किसी तरह के स्पेशल मुखौटे पहने हुए हैं। अब सारे वीआईपी को वहाँ से एक हॉल में लाया जाता है जहाँ उनका ख्याल रखने के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। और अब वो पुलिस ऑफिसर एक वेटर को मारकर उसका ड्रेस पहनकर उस वीआईपी के कमरे में घुस जाता है। अब सारे प्लेयर्स को अगले गेम के लिए लाया जाता है। अब यहाँ मात्र 16 प्लेयर्स ही बचे थे और यहाँ हर एक प्लेयर्स के सामने 1 से 16 नंबर तक के जैकेट रखे गए थे। अब सारे प्लेयर्स को उनमें से कोई एक जैकेट को चुनना होता है, जिसे सुनकर सभी प्लेयर्स जल्दी से जल्दी अपने पसंद के जैकेट उठा लेते हैं। उन्हें लास्ट में 1 और 16 नंबर की जैकेट बचती है। वही सीएम को समझ में नहीं आता कि इन जैकेटों में से कौन सा जैकेट को लेना सही रहेगा। तब उसके पास एक प्लेयर आता है और बोलता है कि यदि तुम बुरा ना मानो तो 1 नंबर वाला जैकेट पहन सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पहला नहीं हो पाया, तो इसलिए सियोंग उसे 1 नंबर जैकेट देकर खुद 16 नंबर का जैकेट पहन लेता है। और यहाँ सब प्लेयर्स को बताया जाता है कि जिस प्लेयर ने जिस नंबर का जैकेट लिया है उसे उस नंबर की तरह ही हिस्सा लेना होगा। अब हम देखते हैं कि अगले गेम को शुरू होने के लिए उन सभी प्लेयर्स को एक ऊंचे पिलर के ऊपर लाया जाता है और वहां से आगे की तरफ जाने के लिए उनके पास 2 कांच का ब्रिज था और उस ब्रिज के बीचों बीच कुछ जगह पर टेम्पर्ड ग्लास लगे हुए थे और कुछ जगह पर नॉर्मल ग्लास। अब टेम्पर्ड ग्लास 2 लोगों का वजन उठा सकता था, लेकिन नॉर्मल ग्लास एक कभी नहीं। अब इन सारे प्लेयर्स को इस ग्लास को पार करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है। जैसे कि सियोंग और सीबिर का नंबर लास्ट में था, तो वो दोनों बाकी सभी प्लेयर्स को देखकर समझ रहे थे कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा नहीं, मतलब कौन से कांच पे उन्हें पैर रखना है और कौन से कांच पर नहीं। अब कुछ टाइम बाद वो गेम शुरू हो जाता है और सारे प्लेयर्स उस कांच के ब्रिज के ऊपर से धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो किसी तरह गलत कांच के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिससे वो कांच टूटकर नीचे गिर जाती है और उसी वक्त वो प्लेयर्स नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और यहाँ वो प्लेयर सबसे आगे था जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा खतरे में थी। उसे फॉलो करते समय सभी प्लेयर्स आगे बढ़ने लगते हैं। अब एक टाइम बाद हम देखते हैं कि जैंग के सामने का आदमी गलत कांच के ऊपर खड़े होने की वजह से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। और अब जैंग सबसे आगे था। अब उसे सही कांच को ढूंढकर आगे बढ़ना था, लेकिन वो किसी भी तरह अपने लाइफ को जोखिम में नहीं रखना चाहता था, इसलिए वो बीच में खड़ा हो जाता है। और अब जैंग के आगे ना बढ़ने पर कोई भी इस ब्रिज को पार नहीं कर सकता था और सभी को इस ब्रिज के ऊपर ही मरना पड़ेगा। अब दूर से सारे वीआईपीज बैठकर इस गेम को देख रहे थे और यहाँ सारे प्लेयर्स को मारा जाता देख उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था। वो जैंग के ठीक पीछे मेन्यू खड़ी होती है। मेन्यू जैंग को देखकर हंसने लगती है और उसे बोलती है कि एक टाइम था जब तुमने मुझे अपनी टीम से निकाल दिया था और अब मैं इसका बदला लूंगी तुमसे। इतना बोलकर वो जैंग के पास आती है और आकर उसे गले लगा लेती है और पास के कांच के ऊपर कूद जाती है, जिससे वो कांच टूट जाता है और दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब इस गेम में सिर्फ 4 लोग ही बचते हैं, जिसमें से एक प्लेयर था जो 30 सालों से कांच कंपनी में काम करता था और उस आदमी के अच्छे से देखने के बाद वो नॉर्मल और टेम्पर्ड ग्लास के बीच का फर्क बता सकता था। अब वो आदमी कांच के ऊपर लाइट के रिफ्लेक्शंस को देखकर सही कांच को चुनकर आगे बढ़ रहा था और उसको फॉलो करते हुए बाकी के सभी प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे, जिसे देखकर फ्रंटमैन समझ जाता है कि वो आदमी लाइट के जरिए सही कांच को चुनकर आगे बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो अचानक से वहाँ की सारी लाइट्स को बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने सिर्फ 2 फ्लोर ही बचे हुए थे, जिसमें से एक टेम्पर्ड ग्लास का था और एक नॉर्मल ग्लास का, जिसे पार करके वो सभी सुरक्षित जगह पर पहुंच सकते थे। लेकिन लाइट बंद होने की वजह से वो आदमी किसी तरह से भी उन कांचों का कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था और इधर समय भी खत्म हो रहा था। अगर वो ठीक समय के अंदर ब्रिज को पार नहीं कर पाए तो उन्हें यही मरना पड़ेगा। अब टाइम भी काफी कम था, तो ये देखकर सांगवू पीछे से आकर उस आदमी को धक्का दे देता है, जिससे वो आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है। अब ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उन दोनों में से सही कांच कौन सा है और सभी टाइम खत्म होने से पहले उस ब्रिज को पार करके
वहाँ से बच निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी प्लेयर्स के ब्रिज पार करते ही विस्फोट से सारे कांच को तोड़ दिया जाता है और उस विस्फोट की वजह से सभी प्लेयर्स थोड़ा घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ वीआईपीज में से एक आदमी उस पुलिस ऑफिसर को अपने साथ कमरे में लेकर आया था और वो उस पुलिस ऑफिसर के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को मारकर वहां से भाग जाता है और कुछ टाइम के अंदर फ्रंटमैन को इसके बारे में भी पता चल जाता है कि कोई उसके एक वीआईपी आदमी को मारकर वहां से भाग गया है और फ्रंटमैन अपने सारे लोगों को लेकर उस पुलिस ऑफिसर को ढूंढने लगता है और थोड़ा ढूंढने पर उन लोगों को पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर उनके सीक्रेट रास्ते से निकलकर समुद्र के रास्ते से भागा है। फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर समुद्र से तैरते तैरते पास के किनारे तक पहुंच जाता है जहां पर एक आइलैंड थी और कुछ टाइम के बाद फ्रंटमैन उस आदमी को ढूंढने के लिए अपने सारे लोगों को उस आइलैंड पर भेज देता है। अब वो पुलिस ऑफिसर अपना फोन निकालकर अपने सीनियर ऑफिसर्स को इस जगह के बारे में बताने की कोशिश करता है और इतने दिन में जो कुछ भी हुआ था उसने इन सभी को सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लिया था और वो उसे अपने सीनियर को भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो अपने सीनियर से कांटेक्ट नहीं कर पाता और कुछ ही समय में वो फ्रंटमैन अपने लोगों के साथ उस पुलिस ऑफिसर को वहां ढूंढ लेता है और पुलिस ऑफिसर डरकर फ्रंटमैन के कंधे पर गोली मार देता है, जिसके बाद फ्रंटमैन उस पुलिस ऑफिसर को ना मारकर अपना मुखौटा हटाता है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही हैरान रह जाता है। ये फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका असली भाई था जिसे ढूंढने के लिए वो इस आइलैंड तक पहुंचा था। अब फ्रंटमैन उस पुलिस ऑफिसर को यानी अपने भाई को अपने साथ वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर किसी भी तरह उसके साथ जाना नहीं चाहता था, जिससे गुस्सा होकर फ्रंटमैन उसके कंधे पर एक गोली मारकर उसे पहाड़ से समुद्र में फेंक देता है। इधर हम देखते हैं कि सियोंग, सांगवू और सीवियर तीनों ही अपना लास्ट गेम खत्म करके यहाँ पर बचे हुए थे, जहाँ उनके कमरे में लौटने के बाद उन तीनों को एक स्पेशल तरह की ड्रेस पहना दी जाती है और बोला जाता है कि तुम जल्दी से इस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक स्पेशल तरह का गिफ्ट है। और जब यहाँ वो लोग तैयार हो रहे थे तो हम देखते हैं कि कुछ देर पहले ही उस कांच के टूटते टाइम एक कांच का टुकड़ा सीवियर के पेट में घुस गया था, जिसकी वजह से उसके पेट से काफी खून निकल रहा था और वो इससे बहुत ही ज्यादा कमजोर और घायल हो जाती है, लेकिन वो अपने इस हालात के बारे में किसी और को भी नहीं बताती और फिर जल्दी से तैयार हो जाती है। उस रात उन सभी को अच्छा डिनर दिया जाता है और डिनर खत्म करने के बाद उन सबके सामने एक चाकू रख दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आज रात अगर वो चाहें तो इस चाकू के सहारे एक दूसरे को मार सकते हैं। रात के टाइम सियोंग सीवियर के पास आकर बोलता है कि चलो हम दोनों इस गेम को एक साथ खेलते हैं, क्योंकि जिस तरह सांगवू ने पिछले गेम में उस आदमी को धक्का मारकर गिरा दिया था, अब मौका मिलने पर हमें भी नहीं छोड़ेगा। सीवियर थोड़े टाइम चुप रहने के बाद बोलती है कि तुम मुझसे एक वादा करो, हम में से जो भी यहाँ से बचेगा वो एक दूसरे के फैमिली का ख्याल रखेगा। अगर तुम यहाँ से बच निकले तो तुम्हें मेरे भाई और मेरे माँ का ख्याल रखना होगा, जिस पर सियोंग राजी हो जाता है। अब पेट में कांच का टुकड़ा घुसने की वजह से सीवियर की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और पेट से खून निकलने की वजह से वो वहाँ धीरे धीरे बेहोश होने लगती है, जिसे देखकर सियोंग जल्दी से जल्दी सीवियर को बचाने के लिए गार्ड्स को बुलाने लगता है और फिर कुछ टाइम बाद कुछ गार्ड्स वहाँ पर कॉफिन लेकर आते हैं, जिसे देखकर सियोंग काफी हैरान रह जाता है और पीछे की तरफ मुड़कर देखता है कि सांगवू ने अपने पास मौजूद चाकू के सहारे सीवियर को मार दिया है। और ये देखकर सांगवू को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए वो सांगवू को मारने चला जाता है, लेकिन सभी गार्ड्स उन दोनों को वहीं रोक देते हैं। अब अगले दिन सुबह उन दोनों को लास्ट गेम के लिए फील्ड पर ले जाया जाता है और इस गेम का नाम था द स्क्विड गेम। और इस गेम का नियम काफी सरल था। यहाँ एक को आक्रमण करना था, दूसरे को डिफेंस, और जो आक्रमण करेगा उसका काम था लकीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना, और जो डिफेंस करेगा उसका काम था अटैकर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने से रोकना। अब थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच गेम शुरू हो जाती है, जहाँ सियोंग अटैक कर रहा था और सांगवू डिफेंस कर रहा था और पिछले दिन की तरह सारे वीआईपीज दूर से इस गेम को देख रहे थे। गेम शुरू होने के कुछ टाइम बाद सियोंग और सांगवू के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और एक टाइम के बाद तो सियोंग सांगवू को पूरी तरह से हराने ही वाला होता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। सियोंग उसे ना मारकर वहां से धीरे धीरे अपने फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगता है और अब एक कदम आगे बढ़ते ही वो गेम पूरी तरह से जीत जाएगा और साथ ही उस अवार्ड के सारे पैसे भी उसे मिल जाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो तय करता है कि वो इस गेम को एंड नहीं करेगा और वो सांगवू के पास वापस लौटकर उससे बोलता है कि इस गेम का तीसरा नियम भी है कि ज्यादा प्लेयर्स जो चाहेंगे वैसा ही होगा और अगर हम दोनों चाहें तो यहाँ से इस गेम को छोड़कर चले जा सकते हैं। हम में से किसी को भी अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। सियोंग के इस फैसले से वहाँ मौजूद सारे वीआईपीज हैरान रह जाते हैं। वो बोलने लगते हैं कि कोई भी इतने सारे पैसों का अवार्ड कैसे छोड़ सकता है। अब सांगवू बोलता है कि मैं अपनी लाइफ पूरी तरह खत्म कर चुका हूँ और अब इस अवार्ड के पैसे ना जीत कर यहाँ से निकलना मेरे लिए किसी भी तरह से संभव नहीं है। इतना बोलने के बाद वो अपने पास मौजूद चाकू से खुद को मार देता है और मरने से पहले वो सांगवू को बोलता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। और अब जैसे कि सभी प्लेयर्स में से सिर्फ सांगवू ही बचा था तो इसीलिए वो सारा अवार्ड सांगवू को मिलता है। अब हम देखते हैं कि सियोंग के हाथ पैर और आंख बांधकर उसे एक एटीएम कार्ड के साथ शहर के बीच जगह पर छोड़ दिया जाता है
और अपने बैंक अकाउंट को चेक करने के बाद वो देखता है कि उसके सारे विनिंग्स अमाउंट को उसके अकाउंट में डाल दिया गया है। अब घर लौटने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ की बीमारी के कारण कुछ दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी है, जिससे उसे इतना दुख होता है कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। अब उसके पास बहुत सारे पैसे तो थे, लेकिन वो अपनी माँ को खो चुका था। हम देखते हैं कि 1 साल बीत जाता है जब सेयोंग काफी मेंटली इलनेस से जूझ रहा था और इतने दिन से अपने बैंक में मौजूद इतने पैसों में से उसने एक भी पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, जैसे कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं था। अब एक शाम वो नदी के पास काफी दुखी हालात में बैठा था, तब एक महिला उसके पास आकर उसे एक फूल देती है। तब हम देखते हैं कि उस फूल के साथ वहाँ पर एक स्क्विड गेम का कार्ड भी रखा हुआ था, जिसके पीछे जगह का एड्रेस दिया हुआ था। जब शियोंग जल्दी से उसे दिए गए पते पर पहुंचता है तो उस घर में घुसने के बाद वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उस घर में काफी बीमार हालत में एक बूढ़ा सा आदमी सोया है और ये वही आदमी था जिसने उसके साथ स्क्विड गेम में पार्ट लिया था। अब शियोंग काफी हैरान रहता है। उस आदमी से वो पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और आप जिंदा कैसे हैं? आप तो मर गए थे वहाँ पर। तो वो आदमी शियोंग को बोलता है कि गरीब लोगों की तरह अमीरों के लाइफ में भी बहुत हताशा रहती है। पैसे कमाने के बाद एक समय उनके लाइफ में और काम नहीं बचता और अब वो धीरे धीरे बोर होना शुरू कर देते हैं। मैं और मेरे दोस्त अपने लाइफ में बहुत ही बोर हो रहे थे, तब मेरे दिमाग में एक स्क्विड गेम का आइडिया आया, जहां हम गरीब और कर्ज में डूबे लोगों को ढूंढ कर उन्हें ये गेम खिलवाते हैं। लेकिन हमने कभी भी किसी को भी यहाँ आने के लिए फोर्स नहीं किया, सभी यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और लास्ट मोमेंट में मैंने भी इस गेम में हिस्सा लिया और इसे खेला, क्योंकि गेम देखने से ज्यादा गेम में पार्ट लेने में मजा आता है। और अब हमें पता चलता है कि फ्रंटमैन का जो बॉस था वो कोई और नहीं बल्कि ये बूढ़ा था। और अब शियोंग से बात करते समय वो बूढ़ा आदमी वहीं पर मर जाता है। इस हादसे के बाद शियोंग धीरे धीरे अपने लाइफ को जीने लगता है और एक समय बाद वो अनाथ आश्रम में जाकर सीवेर के भाई से मिलता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी दीदी का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। फिर वो शिबिर के भाई को उस अनाथ आश्रम से निकालकर सांगवू के माँ के पास ले जाता है और उसके भाई की देखभाल की जिम्मेदारी सांगवू की माँ को देता है और इसी के साथ वो पैसों से भरे एक बैग को उन्हें दे देता है, जिससे वो दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। इधर शिबिर के भाई को एक नया परिवार मिल जाता है और सांगवू की माँ को अपने लिए एक बेटा। अब इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन मेट्रो में जाते टाइम शियोंग उसी सेल्समैन को देखता है जिसने उसे स्क्विड गेम में हिस्सा लेने के लिए कार्ड दिया था। उसे देखकर शियोंग उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तब तक वो सेल्समैन मेट्रो में बैठकर वहां से चला जाता है। तब शियोंग देखता है कि उस सेल्समैन ने एक आदमी को स्क्विड गेम के लिए एक कार्ड दिया था। वो फौरन स्टेशन में मौजूद उस आदमी के पास जाता है और उससे वो कार्ड छीनकर बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम इस गेम को कभी मत खेलना। अब हम देखते हैं कि शियोंग अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जा रहा है, लेकिन प्लेन में चढ़ने से पहले वो स्क्विड गेम के कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है और अब इस फोन को फ्रंटमैन रिसीव करता है। फ्रंटमैन शियोंग को बड़े अच्छे से पहचान जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम इन सब से दूर रहो। जिस पर शियोंग बोलता है कि तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद शियोंग प्लेन में ना चढ़कर वो फिर से स्क्विड गेम की तरफ जाने लगता है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसका सीरीज 2 भी कुछ दिन बाद रिलीज हो जाएगा, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो बने रहिएगा।